नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो बड़ी खबर यह है कि दागी सांसदों और विधायकों पर अध्यादेश का कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी ने खुलकर विरोध किया है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी, इन्होंने इसका खुलकर विरोध किया, सांसद भी हैं। और आज राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि अध्यादेश पूरी तरह से गलत है, बकवास है और मनमोहन सिंह जी की सरकार सही नहीं कर रही है, गलत कर रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि अध्यादेश को फाड़कर फेंक देना चाहिए। राहुल गांधी आज अचानक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हो रही अजय माकन की मीट द प्रेस कार्यक्रम में पहुंच गए, बिना किसी को बताए पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस इस अध्यादेश के पूरी तरह से खिलाफ है। राहुल गांधी ने कहा कि अध्यादेश पर राजनीति की जा रही है, कांग्रेस और बीजेपी सभी अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इसके सख्त खिलाफ है और इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, सरकार का ये फैसला सरासर गलत है। राहुल गांधी ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। And he sort of gave me my opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. राहुल गांधी का ये बयान, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बयान माना जा रहा है। हालांकि इस बयान के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी सामने आए। उन्होंने कहा कि उनको इस बयान की जानकारी नहीं कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। सोचिए आप, कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष कोई बात कहते हो और वो आम उपाध्यक्ष नहीं, वो राहुल गांधी हो और मनीष तिवारी कहें कि उन्हें पता नहीं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। यह अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। एक बार फिर सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. जी, तो मनीष तिवारी ने यह कहा कि उन्हें पता नहीं कि राहुल गांधी ने क्या बोला, लेकिन राजीव शुक्ला जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा ये इनकी फाइनल राय है, कांग्रेस पार्टी की अधिकृत राय है और राहुल गांधी के साथ वो हैं। तो कांग्रेस में भी कंफ्यूजन की स्थिति है, कांग्रेस में भी दागी बचाओ अध्यादेश को लेकर किचकिच चल रही है। और राहुल गांधी ने जिस अंदाज में जो बातें कही हैं, ये बातें अपने आप में बहुत चौंकाने वाली हैं कि अचानक से राहुल गांधी आए हैं मीडिया के सामने और उन्होंने कहा कि मेरी राय में अध्यादेश का कोई भी मतलब नहीं है, केंद्र सरकार ने गलत फैसला लिया। तो मतलब क्या ये हुआ कि जो ऑर्डिनेंस लाया गया केंद्रीय कैबिनेट से, जो ऑर्डिनेंस पारित कराकर राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी को भेजा गया, ऐसा करने की प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी से पूछा नहीं गया था? तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी क्या अलग लाइन ले रही है और मनमोहन सिंह की सरकार क्या ये अलग लाइन ले रही है? ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने आज जो रुख अख्तियार किया, ये रुख अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। और दूसरी तरफ एक बात यह भी है कि क्या राहुल गांधी जिस अंदाज में आज उन्होंने श्रेय लूटा, क्या ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था, क्या ये सब कुछ प्लान था? इस पर भी सवाल हम उठाएंगे। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी जो यूपी में सरकार में है, उसके राज्यसभा के सांसद नरेश अग्रवाल हमारे साथ हैं। अग्रवाल साहब, बहुत स्वागत आपका। केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से लाए गए दागी बचाओ अध्यादेश पर आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस अध्यादेश का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि ऐसे बकवास अध्यादेश को फाड़कर फेंक देना चाहिए। हमारे राष्ट्रपति महोदय ने भी इस पर ऐतराज जताया था। अब मैं समाजवादी पार्टी की नरेश भाई आधिकारिक प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि सपा की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या है। राहुल गांधी ने जिस अंदाज में इस अध्यादेश का विरोध किया, सपा का रुख क्या है? देखिए, सभी दलों के नेताओं की जब पार्लियामेंट चल रही थी तब बात हुई थी और सभी इस बात पर सहमत थे कि ये जो जजमेंट है, अगर इसको लागू कर दिया गया या लागू हो गया तो फिर राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा। नेताओं के, जनता से जो लड़ने के नेताओं का जज्बा होता है वो जज्बा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जनता के लिए तभी लड़ते जब हम विपक्ष में होते हैं। सत्ता में होते तो हम जनता के लिए काम करते हैं, तो हम विपक्ष की धारी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब सरकार डिक्टेटर्स हो जाएंगी। जो नेता ने जरा बात की उस पर मुकदमे लाद दिए और उसको सजा हो गई तो वो जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने लायक नहीं रह जाएगा। तो फिर नेता क्यों जनता के लिए लड़ेगा? इसका मतलब डेमोक्रेसी कहीं न कहीं बहुत कमजोर हो जाएगी और जो डेमोक्रेसी देश की विश्व में सबसे मजबूत है, वो डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसी मारे सभी दल के नेताओं ने कहा था कि इस पे अमेंडमेंट लाना चाहिए, नया संशोधन लाना चाहिए और राज्यसभा में संशोधन आया भी था। जो पास हुआ था लोकसभा में क्यों नहीं पास हो पाया, ये लॉ मिनिस्टर ही बता सकते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि ये आदेश बहुत व्यवहारिक नहीं है।
और ये राजनीति को एक अंधेरे में लिए चला जाएगा। भ्रष्टाचार करना व्यवहारिक है नरेश अग्रवाल जी, भ्रष्टाचार करते रहें कोई दिक्कत नहीं, भ्रष्टाचार कितना भी किया जाए ये व्यवहारिक है। देखिए, राहुल जी पे राय कांग्रेस वाले थे, हम इस पर राय देना उचित नहीं समझते हैं। समाजवादी पार्टी की राय है कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये ठीक है, इस ऑर्डिनेंस पे महामहिम राष्ट्रपति जी को दस्तखत कर देना चाहिए। जी, अमिताभ अग्निहोत्री जी को मैं अपने साथ जोड़ना चाहूंगा इस चर्चा में। मैं चाहता हूं कि अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर है, जरा उनको संदीप आप फोन लगाएं और हम चाहते हैं कि अमिताभ जी भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखें, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आखिरकार क्या वजह है कि यूपीए सरकार ने वो फैसला लिया जो कांग्रेस के युवराज और भावी प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा रहे राहुल गांधी को खुद समझ नहीं आ रहा है, खुद पसंद नहीं आ रहा है। अमिताभ जी का फोन आया, उसके पहले कांग्रेस के नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो हम आपको सुनवा देते हैं। राहुल जी ने जो कहा है वो एक पार्टी की लाइन है और जो अध्यादेश आया था वो एक गवर्नमेंट का अध्यादेश था और उसको सभी पॉलिटिकल पार्टी की जब राय बनी थी, सहमति बनी थी, उस पर वो अध्यादेश लाया गया था। लेकिन अल्टीमेटली पार्टी की जो लाइन है वो राहुल जी की लाइन है। जो राहुल जी कहेंगे राहुल जी के साथ है। मैं बोल रहा हूँ ना कि जो अगर कोई चीज राहुल जी ने कही है तो जो राहुल जी कहेंगे वही चीज होनी चाहिए, उसी के साथ है। अध्यादेश का जो उद्देश्य था, उसके जो मुख्य बिंदु थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। उसके ऊपर माननीय उपाध्यक्ष की क्या प्रतिक्रिया है अभी वो मेरे संज्ञान में नहीं है। उसको अपने संज्ञान में लेकर अगर कोई प्रतिक्रिया बनती होगी तो जरूर आपके समक्ष हम रखेंगे। Democratic party, so we have different views and different opinions in the party. So on one issue, if there are more than one opinions in the party, I think it is perfect democratic in nature. वो मामला अभी पेंडिंग है और पुराने कानून के मुताबिक जो भी उनके हिस्से का होगा, जो भी देश का कानून है उसका हम समर्थन करते हैं। और एक कहावत है, कहावत नहीं बल्कि श्लोक है गीता का, कि जब आप किसी भी रण में होते हैं, किसी वॉर में होते हैं, लड़ाई में होते हैं, तो जो उस लड़ाई का कायदा कानून है, यथा साठ्यम तथा साठ्यम, तो जो आपके साथ कोई करेगा वैसा ही आपको जवाब देना है। तो वहां पर हम कोई मंदिर नहीं चला रहे हैं, कोई धर्मशाला नहीं है, राजनीति है। और उस लड़ाई के दौरान ऐसा नहीं है कि एक अस्त्र शस्त्र प्रयोग करेगा और हम सारे हथियार रख के खड़े होंगे। तो आप समाज को साफ करें, उसकी हम मांग करते हैं, उसके हम साथ खड़े हैं और जो भी देश का कानून है उसके तहत सर उठाकर और नमन उस देश के कानून को हम करते हैं और उसका स्वागत भी करते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये जिस तरह से राहुल गांधी का रुख है, क्या देखिए इसकी दो संभावनाएं बनती हैं। या तो जानबूझकर कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार ने ये पूरा एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था कि राहुल गांधी को हीरो बनाना है, राहुल गांधी को युवा हृदय सम्राट बनाना है और इसलिए जो पूरे देश की मांग थी वो राहुल गांधी से हम उसको इंडोर्स कराएं। या दूसरी स्थिति ये कि कांग्रेस और सरकार के बीच में कंफ्यूजन की स्थिति है। तो दूसरी स्थिति से मैं खुद को बहुत ज्यादा सहमत होता नजर नहीं आ पा रहा हूं। अतुल, इसमें तीन बड़ी बातें समझ उठती हैं। इस पूरे प्रसंग में एक का चेहरा तो जाएगा, या तो भारत के प्रधानमंत्री का चेहरा जाएगा, या कांग्रेस की संभावनाओं का चेहरा राहुल गांधी का चेहरा जाएगा। दोनों सही नहीं हो सकते। ठीक है, अगर भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपनी सुविचारित राय बनाती है अध्यादेश के जरिए, तो वो 72 घंटे में राय वापस कैसे हो सकती है फिर? ठीक है, भारत की सरकार कोई बंच ऑफ जोकर तो नहीं है ना। वो सोच समझ के क्या होगा, या यूं ही नींद में ऊँघते हुए सरकार या अध्यादेश ले आई सरकार। अगर ऐसी सरकार है कि जिसको डंडे मारकर राहुल जी को जगाना पड़ता है कि भाई अरे अरे क्या कर दिया, तो ऐसी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए तत्काल। अगर ये पाप सरकार ने जानते बूझते किया, जिस पाप के प्रतिकार के लिए राहुल जी को बाजार में आना पड़ा, तो ऐसी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र थे। ठीक है, और इस देश की 1.25 अरब की आबादी में नरेश भाई से पूछिएगा, एक आदमी ऐसा ढूंढ के ले आइए
जो आदमी ये मानने को तैयार हो कि बेचारे मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी और राहुल जी के को बिना भरोसे में लिए इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं क्या? ठीक बात है। एक जनमत संग्रह करा लीजिए, 100 आउट ऑफ 100% रिजल्ट आएगा कि नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह जी ने अपने 9 वर्षों में कभी ऐसी गलत काम नहीं किया। हाँ, उन्होंने छोटे से छोटा फैसला भी कांग्रेस के शक्तिपीठ को नमन करके ही किया। ठीक है। तब ये ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा किस लिए? ठीक है। आप जनता को क्या समझते हैं? और राहुल जी को ये बात 48 घंटे बाद समझ क्यों आई? जिस क्षण कैबिनेट ने इसको इंडोर्स किया था उसी क्षण राहुल गांधी बागी क्यों नहीं हुए? पान सिंह तोमर फिल्म के अंदाज में उसी समय क्यों नहीं आ गए? जी, ये तो सोचना पड़ेगा ना। आज ही पान सिंह तोमर की आत्मा क्यों प्रवेश की? नहीं तो सवाल इसलिए तो उठ रहे हैं ना अमिताभ जी की, क्या राहुल गांधी जी के सर पर इसका सेहरा सजाने के लिए ये स्क्रिप्टिंग की गई थी? असल में वही कह रहा हूँ, ये एक बी और या सी ग्रेड हिंदी फिल्म की हिंदी कॉमेडी है। हाँ जी, बी और सी ग्रेड की। ये पाकिजा और मुगल आजम की भी नहीं है स्क्रिप्ट। ठीक है। अगर यही करना था बाबा तो सरकार मानस बनाती, केवल फिलर देती और राहुल गांधी से खंडन करा देते तो सेहरा बन जाता। आपने अध्यादेश लाने के बाद राहुल गांधी को उठाया मैदान में। ठीक बात है। अगर राहुल गांधी भारत की सरकार से बड़े हो जाएंगे तो ये संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगी। जी, राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस के अलावा जो दूसरे सियासी दल हैं उनके नेताओं ने क्या रिएक्शन दिए हैं, आइए वो आपको दिखा देते हैं। एक तो पूरे देश में संदेश गया कि दागियों को बचाना चाहते। राष्ट्रपति ने पिछले 48 घंटे से उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इससे सरकार की किरकिरी हुई। तो इस तमाम एम्ब्रेसमेंट से बचने के लिए राहुल गांधी ने कार्य किया है। Rahul Gandhi speaks about it most belatedly. It is not bad. It is good. Finally, good sense has prevailed upon the Congress party, and Congress party has taken a U-turn and revised its decision. Now, government has no other option but to give up this ordinance. देखिए, इस अध्यादेश के खिलाफ पूरे देश के अंदर एक घृणा भाव था और उसकी वजह से जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा था उसमें अपने घाटे की पूर्ति करने का यह प्रयास है। ये एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है। ये जो कानून था ये 2 बार बना। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं ये भी समझना चाहता हूं, क्या जिस तरह से दागियों की संख्या हर पार्टी में कमोवेश नजर आती है, सबसे ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन गुरुजी की पार्टी, हेमंत सोरेन की पार्टी जिसके साथ कांग्रेस झारखंड में सरकार बना रही है, उसके बाद मुलायम सिंह जी की पार्टी, 46% दागी उस पार्टी में हैं जिनके साथ अब केंद्र में गलबलियां कर रहे हैं, मायावती जी की पार्टी 36% दागी मायावती जी की पार्टी में दागी सदस्य हैं जिनके साथ अब केंद्र में गलबलियां कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 34% और खुद कांग्रेस में 21% ऐसे सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं जो दागी हैं। अमिताभ जी, और इसका जो इस अध्यादेश को अगर ना लाया जाता तो सबसे पहले 2 बड़े चेहरे निपटते, पहला रशीद मसूद और 30 तारीख को निपटते राहुल जी के बड़े करीबी रहे लालू प्रसाद यादव। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई अगर आपको यही करना था तो सलीके से करते ना। हाँ। मेरी आपत्ति है भोड़ा एक ढंग का कॉमेडी शो क्यों किया आप लोगों ने? भारत की चटाई कराते हैं आप। ये जो बोधत्व है, जो बोध ज्ञान है बोधत्व का, ये राहुल जी को 48 घंटे बाद क्यों आया? ये सवाल का उत्तर तो आना चाहिए। ठीक बात है। भारत के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं आज। वो अपने कैबिनेट के फैसले के साथ खड़े हैं या वो कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट के साथ खड़े हैं? हाँ। मनमोहन सिंह जी ने शपथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट के प्रति वफादार रहने के लिए या भारत के प्रति रहने के लिए? बहुत सारे सवाल है। तो अमिताभ जी, क्या इस फैसले से ये माना जाए कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी जो लगातार डोमिनेट करती है सरकार को, गांधी परिवार जो लगातार हावी रहता है सरकार के ऊपर, खुद मनमोहन सिंह जी वो सर्विंग प्रधानमंत्री हैं इस देश के और वो ये कहते हैं कि मुझे राहुल गांधी जी के अंडर में काम करने में खुशी होगी, मेरी कुर्सी खाली है। क्या भारत देश का प्रधानमंत्री इतना वेल्ला है, इतना कमजोर है कि वो एक सांसद को अपनी कुर्सी पर बैठाने के लिए मरा जा रहा हो? क्या मनमोहन सिंह जी का चेहरा जानबूझकर खराब नहीं किया गया? क्या राहुल गांधी की सुप्रीमेसी को जानबूझकर हावी नहीं किया गया?
मैं वही कह रहा हूँ, इतना भद्दा विधेयक अध्यादेश लाने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर ले आए तब फिर ये जगहताई का ड्रामा क्यों करते? मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि सोनिया जी समाजवादी, यूपीए की चेयरपर्सन समाजवादी और यूपीए के अधीन बनी सरकार का मुखिया पूंजीवादी मनमोहन सिंह, किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं भाई आप? बहुत अच्छी बात। मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी कभी मिलते नहीं क्या? कभी टॉकिंग टर्म्स नहीं है क्या? हर फाइल तो एक दूसरे को देख के क्लियर होती है। देश को क्या समझते हैं? जाहिलों का देश समझते हैं क्या? मजाक है कि सोनिया जी सोशलिस्ट है, उनमें 71 वाली इंदिरा जी की छवि है, जैसे इंदिरा जी ने प्रीवी पर्स खत्म किया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और मनमोहन सिंह जी उदारवादी हैं, पूंजीवादी हैं, यानी काम कराइए मनमोहन सिंह से जी, और चुनाव में उसको किनारे करके आप जाइए और आप कहिए हम तो पिता पुत्र दोनों साधु हैं। जो भी था अंगुलीमाल उसको हम छोड़ आए गंगा घाट पर। ठीक अमिताभ जी, लेकिन इसके एक एंगल और इसका निकलता मैं देख रहा हूं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया आपने, नीतीश कुमार मोदी के मुद्दे पर एनडीए से छिटक गए हैं, लालू यादव बिहार में अपनी जमीन लगातार खोते जा रहे हैं, कांग्रेस के लिए ज्यादा उपयोगी, लालू से ज्यादा उपयोगी नीतीश और शरद यादव हैं। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर पहले कहा भी था कि हम तो उसके साथ जाएंगे जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे और जो बिहार का विकास करे। क्या एक साथ इतनी सारी चीजें होना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना, यानी नीतीश कुमार को अपनी तरफ करना, इस यानी कि लालू यादव जी की जगह जेल में हो जाना, क्या ये सारी चीजें मैं एक प्लान हूँ? लालू यादव या रशीद मसूद कभी इतने बड़े लोग नहीं है अभी कि उनको प्रेम में रख के अध्यादेश आया। ओवरऑल डिमांड की ऑल विद इन द ऑल पॉलिटिकल है ना, सब लोग चाह रहे थे अंदर से। अब हर आदमी पड़ रहा है कि हर के धर्म में आजादी है ना। अब अगर एक ढंग से हो जाएगा तो दुकान ही मिटाना लग जाएगा, तो उनका तो शोरूम भी बंद हो जाएगा भाई। ठीक है, आखिर तो आधा बंद होगा, उनका तो पूरे बंद हो जाएगा। तो वो एक बड़ा जवाब था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री पद पर बिना जलाधार के 9 ठीक है, मुझे लगता जी। आवाज माफ कीजिएगा अमिताभ जी, आवाज में थोड़ी दिक्कत है, दोबारा मैं फोन आपको लगवाता हूं। अमिताभ जी को मैं चाहूंगा कि दोबारा फोन लगाया जाए, उनकी आवाज थोड़ी सी दिक्कत कर रही थी। एक और महत्वपूर्ण खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और बड़ा फैसला दिया और देश के मतदाताओं को एक अधिकार दिया कि वो अब मतदान के दौरान सभी प्रत्याशियों को खारिज कर सकेंगे अगर वो उन्हें नहीं पसंद करते। ये मामला चुनावों में मतदाताओं को मिलने वाले विकल्प में किसी भी उम्मीदवार को वोट न देने को जोड़े जाने का है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ईवीएम मशीन की तस्वीरें समाचार पत्र पर देखिए आप। ईवीएम मशीन ऐसी होगी और सबसे नीचे उसमें एक और कॉलम होगा, इनमें से कोई नहीं का। अगर आप ऊपर दिए गए उम्मीदवारों को किसी भी उम्मीदवार को नहीं चुनना चाहते और आपको लगता है कि ये उम्मीदवार इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो क्षेत्र का विकास करे, आपका विकास करे, तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि साहब आप इनमें राइट टू रिजेक्ट के तहत एक और टैब जोड़िए, एक और बटन जोड़िए और उसमें लिखा होगा इनमें से कोई नहीं। पाश्चात्य देशों में यह पहले से इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, इसे नेगेटिव वोटिंग कहा जाता है। इसके मुताबिक ईवीएम मशीन में जो बटन होगा वो मतदाताओं को ये अधिकार देगा कि आप नेगेटिव वोटिंग कर सकें और जो भी उम्मीदवार आपके मन का ना हो, आपको लगता है 10 उम्मीदवार आपके क्षेत्र से लड़ रहे हैं और 10 आपके मन के नहीं हैं, आप इनमें से चाहते हैं कि कोई चुनाव ना लड़े, तो आप उन 10 को खारिज कर सकते हैं। और कुल डाले गए, अगर उम्मीदवारों के समर्थन में डाले गए मतदाताओं के मतों से ज्यादा मत पड़ेंगे इनमें से कोई नहीं में, तो फिर आगे जो मतदाता हैं उनके जनादेश को मानते हुए जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, ये अभी तक गाइडलाइंस नहीं बनाई गई हैं। लेकिन कहा यही जा रहा है कि अगर नकारे गए लोगों का प्रतिशत ज्यादा होगा तो फिर उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। फैसले से जो हमारे यहाँ मतदाता है, जो वोटर है, वो अब पूरे जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको साफ करने में, उसको क्लीन करने में मदद करेगा।
क्योंकि अब ये अधिकार दिया गया है किसी भी वोटर को कि वो चाहे जिनको उनको लगता है कि वो सारे कैंडिडेट्स अच्छे हैं तो उनमें से किसी को चूज कर ले, लेकिन उसको लगता है कि ये कैंडिडेट्स ठीक नहीं है, इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या इन्होंने इस तरीके से पैसे को इकट्ठा किया हुआ है जो गलत है, तो वो मना कर सकता है। ये बात जानने की बहुत जरूरत है कि ये रिजेक्ट का वोट नहीं है, वो रिजेक्ट नहीं कर रहा, वो अपनी जो कॉन्शियस है, जो उसकी आत्मा कहती है। अब ये पॉजिटिव राइट है, पॉजिटिव राइट ये कहने का उन सब लोगों के लिए और ये पॉलिटिकल पार्टीज को मैसेज जाने के लिए कि देश की जो जनता है, देश का जो वोटर है, वो ये चाहता है कि हमारे देश को ऐसे लोग गवर्न करें जो अच्छे हैं, जो ईमानदार हैं और ऐसे व्यक्ति नहीं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या जिनका पूरा रिकॉर्ड टेंटेड है। नरेश अग्रवाल जी हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं। नरेश अग्रवाल साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू रिजेक्ट होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी मतदाता अपने क्षेत्र विशेष से चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों में से किसी को भी अपना वोट देने लायक न समझे तो वो सभी उम्मीदवारों को रिजेक्ट कर सकता है। इसके लिए ईवीएम में इनमें से कोई नहीं वाला बटन दबाना होगा। इसे नेगेटिव वोटिंग कहते हैं, लेकिन जो वकील संजय पारीक हैं अग्रवाल साहब, वो इसे सकारात्मक मतदान कह रहे हैं। इस फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है नरेश अग्रवाल जी? देखिए, बड़ी हंसी आती है। इस देश में 100% वोट देने का कोई प्रावधान नहीं है। या तो कोई ऐसा नियम बना होता कि 100% वोट देना पड़ेगा तो आदमी रिजेक्ट वाला बटन दबाने जाता। जिसको रिजेक्ट वाला बटन दबाना वो वोट ही डालने नहीं जाएगा। वैसे भी देश में 45, 50, 60% से ऊपर मतदान नहीं होता है, तो 40% तो रिजेक्ट कर ही रहे हैं। कौन 1 घंटा लाइन में धूप में लगेगा और लाइन में 1 घंटे के बाद वो बटन दाबने जाए कि हमें कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो जिसको पसंद नहीं घर से बाहर ही नहीं निकलेगा तो उसका वो काम हो गया। तो कैसे व्यवहारिक रूप से लागू होगा, मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं, यानी कि जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते, ये माना जाए कि ये नेगेटिव वोटिंग करते हैं। और आजकल और इसी मारे तो वोट डालने नहीं जा रहे। 1-2% हो गए जिनके पास कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो। नहीं तो हर आदमी वोट डालने फिर जाए। जब आदमी वोट डालने नहीं जा रहा है इसका मतलब उसका किसी में इंटरेस्ट नहीं है, तभी तो वोट डालने नहीं जा रहा है। नहीं तो तब तो राजनेताओं को अपने आप को सुधारना चाहिए। आदेश किया है वो अपने आप लागू हो गया, तो उस बटन को दबाने कौन जाएगा वहां पर? नहीं, तब तो अपने आप को सुधारना चाहिए। उधर सुप्रीम कोर्ट या दूसरी स्वायत्त संस्थाएं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो सरकारों के ऊपर सख्ती कर रही हैं नरेश जी। चाहे राइट टू रिजेक्ट हो या 10 जुलाई को दागी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, चाहे राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने का आदेश हो, वगैरह वगैरह। ऐसा लगता है कि सख्ती बढ़ती जा रही है और आप लोगों का दायरा संकुचित होता जा रहा है। आप लोगों के हाथ पर बड़े सुकुड़ते जा रहे हैं अग्रवाल साहब। सरकारें जिस तरह से रिएक्ट कर रही हैं उसको देख के तो यही लगता है। अब देखिए, हम इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन राज्यसभा में अभी जो बहस हुई थी, जिसमें जुडिशरी सिस्टम पे बात हुई थी, उसमें तमाम बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने अपनी बातें रखी। अगर हम उन चीजों को आप देख लीजिए तो बहुत सी चीजें उसमें कह दी गई हैं। हम उसको यहाँ ओपनली नहीं कहते हैं, चाहते कि जुडिशरी का मामला है, लेकिन राजनीतिक लोगों की मजबूरियां भी समझना चाहिए। जुडिशियरी के फैसले को पलट तो सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। नेता को गाली देते हैं, लेकिन काम नेता ही से होता है। 2 बजे रात भी अगर आपको जगाना तो नेता ही आपको मिलेगा, कोई अधिकारी नहीं मिलेगा, मीडिया नहीं मिलेगा। नहीं, हम 2 बजे आपको नेता ही मिलेगा। ना, निःशुल्क सारे नेता भी नहीं मिलते, उस तरह से सारे मीडिया कर्मी भी नहीं मिलते। गंदी भी हो सकती है, लेकिन आज एक ऐसी इमेज नेताओं की बना दी गई है। और मुझे तो ताज्जुब होता है, जो नेताओं को गाली देते हैं वो भी सब राजनीति में आते हैं। अन्ना हजारे जी के जितने साथी थे, सब नेताओं के लिए क्या क्या बोल रहे थे, सब राजनीति में आ गए। सेना के एक रिटायर्ड जनरल, वो भी राजनीति में आ गए। अब तो तमाम आईएएस रिटायर होते हैं, वो भी राजनीति में आ जाते हैं। तो फिर अगर राजनीति में भ्रष्टाचार है, गंदे लोग हैं, तो फिर लोग क्यों राजनीति में आ रहे हैं? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। इस पे भी एक बहस होना चाहिए और मैं मीडिया वालों से कहूंगा, एक इस पे भी आप लोग बहस करिए कि सब लोगों की अंत की रास्ता राजनीति क्यों होती है। चलिए, आपका सुझाव स्वागत योग्य अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समाचार प्लस पर एक्सक्लूसिव वक्त देने के लिए, बात करने के लिए। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ। अमिताभ अग्निहोत्री जी, देखा जा रहा है कि अदालतें हों, वो संवैधानिक संस्थाएं हों, वो लगातार राजनेताओं के हाथ पैर बांधती जा रही हैं। सोशल मीडिया में और सड़कों पर आम लोगों का गुस्सा राजनेताओं और सरकारों के खिलाफ लगातार प्रस्फुटित होता जा रहा है। अब ऐसे में क्या व्यवस्था अदालतें चलाएंगी? अतुल, आज जो निर्णय आया ना सुप्रीम कोर्ट का, वो निर्णय मुझे बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं करता। एक तो मैं नरेश अग्रवाल जी की बात से भी 80% मुतमईन हूँ।
80% सहमत हूँ। हाँ। नरेश अग्रवाल की बात सैद्धांतिक तौर पर थोड़ी सी अटपटी लगी होगी आपको, हाँ। लेकिन व्यवहारिक सच है वो हिंदुस्तान का, जो उन्होंने कहा। हाँ। आदमी कहता भैया सब चोर है, कहाँ जाए वोट डालने। ये है उत्तर प्रदेश का आम स्वर, भारत का आम स्वर चुनाव में। ठीक, तो राइट टू रिजेक्ट वो वहीं हो गया। और दूसरी बात, अगर आप थोड़ा माइन्यूटली जाए, माइक्रो लेवल पर जाए, एक विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में मान लीजिए 44 लोग उम्मीदवार हैं अतुल, जी। उसमें 43 तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए ना, तभी ना एक जीता। उनको रिजेक्ट किया ना पब्लिक ने, ठीक है ना, मेजोरिटी ने उनको रिजेक्ट किया। अब आप जब राइट टू रिजेक्ट ले आए, इसकी बड़ी मांग थी, खासतौर पर एनजीओ चलाने वाले लोग बहुत परेशान थे कि राइट टू रिजेक्ट लाओ, जिनको देश की राजनीति की शायद और समाज की बहुत समझ नहीं भी है। मैं मानता हूँ, मैं एक सिचुएशन देता हूँ आपको। आप एक चैनल में संपादक हैं, आपने 10 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया, उनको सबको रिजेक्ट करने का अधिकार तो आपके पास है ना? बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है, लेकिन मैं उस अधिकार की वकालत करूंगा कि अगर कोई गलती से भर्ती हो जाए और फिर वो परफॉर्म न करे तो उसको हटाओगे कैसे, ये तो पहले होना चाहिए। अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए जयप्रकाश ने कहा था राइट टू रिजेक्ट नहीं, राइट टू रिकॉल चाहिए, राइट टू रिकॉल। इसलिए जयप्रकाश ने 70 में इसकी लड़ाई लड़ी थी। हाँ। जरूरत थी राइट टू रिकॉल की। हाँ। हमने मांगा था राइट टू रिकॉल, इन्होंने पकड़ा दिया झुंझुनू सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ। इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका क्या अर्थ है, सिवाय 2-4-5 हजार करोड़ रुपए और खर्च हो जाएंगे जनता के टैक्स के पैसे, इसके अलावा क्या फर्क है भाई? कई जगह चुनाव रिजेक्ट हो जाएगा, नया चुनाव होगा, ठीक कह रहे हैं, पैसे लगेंगे, लेकिन फिर भी भले लोग लड़ेंगे चुनाव, जनता कितनी बार रिजेक्ट करेगी इसकी गारंटी कौन देगा? ठीक बात है, पर्चा भरने में तो रोक नहीं। मान लीजिए किसी एक विधानसभा क्षेत्र में 6 दफे लोगों ने रिजेक्ट कर दिए सारे उम्मीदवार, ठीक है, तो फिर उम्मीदवार आयात करेंगे क्या? ठीक बात है, जापानीज लड़वाएंगे वहां या फ्रेंच सिटीजन्स लड़ेंगे आके? हाँ। क्या होगा? हाँ। अरे भोगियापुर विधानसभा में भोगियापुर का आदमी लड़ेगा ना। ठीक बात है, ये एक समझना होगा जजेस को। ठीक है, इसलिए बेहतर ये था 5 साल में जो लोग बिल्कुल वन्य प्राणियों की तरह अभयारण्य में विचरण करने लगते हैं, चुने जाने के बाद उनको कैसे नाथा जाए, इसका एकमात्र उपाय है राइट टू रिकॉल। अगर उस इलाके की, जयप्रकाश जी ने इसका फॉर्मूला दिया था, मुझे स्मरण है, उन्होंने कहा था अगर उस इलाके की 50% से ज्यादा जनता मांग करे कि ये आदमी निकम्मा निकला, इसको वापस भेजो, तो उसकी सदस्यता रद्द हो और नया चुनाव हो। ठीक बात, सारे जनप्रतिनिधि सुधर जाएंगे बिना किसी उम्मीद करते हैं कि राइट टू रिजेक्ट के बाद अब अगला कदम राइट टू रिकॉल का ही हो। और जो जयप्रकाश नारायण साहब ने परिकल्पना प्रतिपादित की थी, संघर्ष किया था 70 से लेकर और आगे तक भी, उस परिकल्पना को, उस सिद्धांत को हमारे जो राजनेता हैं उस विचारधारा को स्वीकार करने की हिम्मत दिखा पाएंगे, अदालतें उसको लागू करा पाएंगी। अमिताभ जी बहुत धन्यवाद आपका। समाचार पत्र पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।